क्या बोले आपको, दोपहर सुप्रभात होता है। सर एक बार एक्स दिखा दो। हैं? ये क्या है? अच्छा, निखिल सर के लिए। निखिल सर की करंट नहीं है, एक्स कहां से दिखाएंगे? अच्छा, पहले रही होंगे। हाँ, आपने क्या मालूम। रिलायंस के मालिक को नमस्कार। प्योर ओम। चले आगे बढ़े। हाँ 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 हाँ। चलो भाइयों, शुरू करें। सेक्शन 73 पढ़ रहे थे हम लोग। पढ़ लिया था बल्कि, कि अगर डिपॉजिट लेने हैं, एक बार याद दिला देता हूं, क्विक रिवीजन। मैंने कहा था कि देखो, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आप सिर्फ अपने मेंबर से ही डिपॉजिट ले सकते हो। उसके लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम के 100% से ज्यादा डिपॉजिट आप नहीं ले सकते। ठीक है, ये एक बात हम लोगों ने कही थी। फिर उसके बाद में दूसरी बात जो हम लोगों ने कही वो ये, कि अगर आप अदर पब्लिक कंपनी हो, छोटी पब्लिक कंपनी हो, तो भी आप सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। बट ऐसे केस में आपको सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 भी फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम के 35% जितना डिपॉजिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, यानी आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और सेल 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आप मेंबर छोड़ो, पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकते हो। पर ऐसे केस में एडिशनली आपको सेक्शन 76 भी फॉलो करना पड़ेगा, और एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, और क्रेडिट रेटिंग आपको करवानी पड़ेगी, क्रेडिट रेटिंग भी करवानी पड़ जाएगी, और एक ब्रेकअप भी फेस करना पड़ेगा कि आप पब्लिक से तो 25% से ज़्यादा नहीं ले सकते, बट हाँ फिर आप मेंबर्स से 10% और लेके टोटल 35 तक जा सकते हो। गवर्नमेंट कंपनी के केस में मैक्सिमम 35% है, उसमें कोई ब्रेकअप की ज़रूरत नहीं है, पूरा 35 भी पब्लिक से ले सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। फिर सेक्शन 73 ये पढ़ना बाकी था, हो गया था, कि एक तो सर्कुलर देना पड़ेगा आपको मेंबर्स को कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। आरओसी के पास फाइल करने के बाद 30 दिन में मेंबर को देना पड़ेगा। फिर एक डीआरएफ, डिवेंचर रिडम्पशन फंड बनाना पड़ेगा, जो कि डिपॉजिट्स जो इस साल में मेच्योर होने वाले हैं उसके 20% के बराबर होना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल ईयर आज चालू हुआ एक नया, अरे वाह, वाह भाई वाह, हैप्पी 1 अप्रैल। मूर्ख दिवस की शुभकामनाएं। तो भाई आज ही के दिन से बेवकूफ बनाना चालू कर देते हैं, चाहे अकाउंटिंग हो चाहे ऑडिटिंग। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज एक साल चालू हुआ, इस साल में हिसाब लगाया तो 100 करोड़ रुपए के डिपॉजिट मेच्योर होने वाले हैं। सर अपने को पहले से कैसे मालूम पड़ा कि 100 करोड़ के मेच्योर होंगे? अरे यार वो तो लिया है तो ऐसे थोड़ी ओपन एंडेड थोड़ी लिया है, वो तो एफडी जैसी, उसमें मेच्योर, पता है एफडी पे मेच्योरिटी डेट भी लिखी होती है कि इस तारीख को एफडी मेच्योर होगी, ऐसे आपको मालूम है। तो 20% इस बार अगर 100 करोड़ मैच्योर होने वाले ना, तो 20 करोड़ तो निकाल के आपको अलग रख देने पड़ेंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस आजकल कराने की जरूरत नहीं है, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में हमने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है। सिक्योर्ड लिए हैं तो 30 दिन में सिक्योरिटी क्रिएट करो, और अनसिक्योर्ड लिए हैं तो भाई साहब कह दो कि ये अनसिक्योर्ड हैं।
दीपक को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, कोई दीपक को पर्सनल मैसेज करके बता दो, दीपक विजयवर्गीय को, कि उसके अलावा सबको ठीक ढंग से सुनाई दे रहा है। दीपक को मेरी ये बात भी नहीं सुना रही होगी, तो उसका कोई दोस्त हो तो उसको जरा बता दो। सर नेटवर्थ का मीनिंग प्लीज रिपीट कर दीजिए। नेटवर्थ में बेटा आता है पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, चाहे वो फ्री रिजर्व्स हो चाहे वो रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स हो। देखो जो हमने पढ़ा एक बार उसको आपको यहां नोट से दिखा देता हूं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, ऊपर ही लिखा है कि मेंबर्स की बात चल रही है। अ कंपनी में आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी स्पेशल तो कुछ लिखा नहीं है, इसलिए क्या मानना पड़ेगा, ऑर्डिनरी। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली issuance of circular to its members including therein a statement showing a financial position of the company, the total number of depositors and the amount due towards the deposit in respect of any previous deposit accepted by the company in any other prescribed particular। ये सारी डिटेल आपको सर्कुलर में देनी पड़ेगी कि अभी तक कितना डिपॉजिट ले। समझा तो मैंने पहले ही दिया था, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। फाइलिंग a copy of the circular with registrar within 30 days before the date of issue of circular, depositing such sum which shall not be less than 20% of the amount of deposit maturing during the financial year। अच्छा, इन सब के लिए मैंने मेमोरी हुक भी बनाए हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हो ना पहले एक बार, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एक मिनट जरा, जैसे ये देखो आप, अगर आपने मेमोरी हुक पहले पढ़ लिया ना तो उसके बाद नोट से पढ़ना यूं ही आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे यहां लिखा है अगले साल के 20% जितना अलग अकाउंट में जमा करो, तो यहां पे क्या लिखा है, डिपॉजिटिंग सच सम which shall not be less than 20% of the amount of its deposit maturing during the financial year and kept in a scheduled bank in separate bank account to be called as deposit repayment reserve account, and as per subsection 5 the deposit repayment reserve account shall not be used by the company for any purpose other than for repayment of deposit। obviously जो DRF बनेगा उसका पैसा सिर्फ डिपॉजिटर्स को रीपे करने में ही यूज होगा, बाकी जगह आप उसको यूज नहीं कर सकते। Certifying that the company has not committed any default in the repayment of deposit accepted or payment of interest on such deposit, and where a default has occurred the company made good the default in a period of 5 years has lapsed since the date of making good the default। या तो आपने गलती करी नहीं थी या गलती ठीक कर दी और ठीक करे हुए 5 साल निकल गए। ठीक है। Providing security if any for due repayment of the amount of deposit or interest thereon। unsecured है तो बोलना पड़ेगा कि unsecured है। Every deposit accepted by the company shall be repaid with interest in accordance with the terms and conditions of the agreement referred to in that subsection। Where a company fails to repay the deposit or part thereof or any interest thereon, the depositor may apply to tribunal। डिबेंचर में भी हमने यही पढ़ा था कि अगर वो डिबेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं करे तो वो लोग कहां जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सर क्रेडिट रेटिंग, बेटा क्रेडिट रेटिंग सेक्शन 76 में आएगी ना, अभी तो 73 पढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने आपको ये कहा, जो बच्चे नए आए उनको स्पेशली बता दूं कि कंपनीज एक्ट सरकार ने बना तो दिया, बट इस एक्ट को चलाएगा कौन? सर कौन चलाएगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी चलाएगा, पर इनके अलावा एक बॉडी और है जो आधे जज साहब हैं
और आधे कलेक्टर साहब हैं। क्या हैं? आधे जज साहब, आधे कलेक्टर साहब। मतलब आधा एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं और आधा जुडिशरी वाला काम करते हैं। उसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नाम ही नेशनल लेवल की है, ये हर स्टेट की अलग अलग नहीं है। नेशनल लेवल का इसका काम काज है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कंपनीज एक्ट में जगह जगह लिखा है फला काम करना है आरओसी से पूछो, फला काम करना है सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछो, ये वाला काम करना है जाओ एनसीएलटी से पूछो। तो सर हम किससे पूछें फिर? जिस सेक्शन में जिससे पूछने को लिखा हो। तो सर मतलब मेरे को याद करना पड़ेगा कि कहां किससे पूछना है? हाँ सर, तो मेरे को इतना याद करना पड़ेगा। हाँ, फिर आगे पढ़ो। पैसे नहीं दे तो ट्रिब्यूनल के पास चले जाएंगे, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी, फिर ब्याज सहित लोगों के पैसे देने पड़ेंगे। अब हम आते हैं इस बात पे कि यार डिपॉजिट लो तो यार बहुत झंझट है, नहीं? सोचो ना एक मिनट जरा आप। डिपॉजिट लेना आसान है कि मुश्किल? चलो एक बात बताओ मुझे आप। तो डिपॉजिट लेना आसान है कि मुश्किल? डिपॉजिट लेना मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम हैं। ढेर सारे नियमों का पालन आपको इसके लिए करना पड़ता है जब आप डिपॉजिट लेने जाते हैं। तो उस समय पर क्या, जैसे मैं आपको कुछ नियमों के दर्शन और कराता हूं। देखो ये तो अभी हमने नोट्स में से पढ़ लिया कि रीपे डिपॉजिट एंड पे इंटरेस्ट टाइमली, otherwise an application of depositor to the tribunal and tribunal will order to repay। सीधी सी बात है, कंपनी लोगों से डिपॉजिट ले रही है तो टाइम पे वापस करना चाहिए। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर देगी तो सर हम क्या बिगाड़ लेंगे, हमारा तो अनसिक्योर डिपॉजिट है। आपको उसके लिए अपनी रेगुलर वाली कोर्ट में नहीं जाना है, आपको कहां जाना है? एनसीएलटी। एनसीएलटी सिर्फ कंपनियों की ही कोर्ट है, वहां कंपनी के ही मामले सुने जाते हैं, वहां फटाफट सुनवाई होगी और एनसीएलटी कंपनी को आदेश देगा और फिर कंपनी को उसका पालन करना पड़ेगा। नोट करते चलो बेटा। अच्छा, कल यहाँ पे क्या होता है, रंग पंचमी की वजह से लोकल हॉलिडे होता है। तो मुझे एकेडमी ने कहा है कि आप घर से पढ़ा दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे सुबह 8 से 9:30 का समय दिया है। तो या तो 8 से 9:30 पढ़ लें या शाम को पढ़ लेंगे, थोड़ा रंग वंग खेल लेंगे आप, उसके बाद 4 बजे 5 बजे। तो सुबह सुबह कि शाम शाम? सुबह के लिए वोट कर दो 8 बजे, शाम के लिए वोट कर दो। ठीक ठाक वोट पड़े दोनों में। इधर एक पोल कंडक्ट कर देते हैं जो अच्छा इसमें से क्वेश्चन ही गायब हो गया। हाँ? नहीं, परसों तो जो रेगुलर टाइम टेबल है वही रहेगा, उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं परसों में तो। अच्छा इधर तो वो पोल नहीं कंडक्ट हो पा रहा है, किसी ने सेटिंग बिगाड़ दी फिर इसकी।
कहाँ चला गया? आप ऐसे ही लिख दो, यहीं पे लिख दो मॉर्निंग इवनिंग। हाँ, हैंड रेज करवा देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, जो लोग मॉर्निंग में पढ़ना चाह रहे हैं वो हैंड रेज कर दें। तो बच्चे हुए सबको मैं बाय डिफॉल्ट इवनिंग में मान लूंगा। मेजॉरिटी इवनिंग की है। बता दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, जैसे भी रहेगा। जब तक कुछ और नहीं बताऊं तब तक क्लास सुबह है, ठीक है? सेक्शन 76 सबसेक्शन 1। सर सादर निवेदन है कि रंग पंचमी मनाने दो। तो मैं तो पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, एकेडमी पढ़ा रही है। मुझे टाइम दिया है, मैं पढ़ाने आया हूँ। जैसे आज दिया है तो आज इस टाइम आया हूँ, कल का 8 बजे का दिया है तो 8 बजे है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। Eligible company should obtain credit rating every year to accept deposit from public. हीरा लाल बेटा, आप मुझसे फोन पे बात कर लेना बाद में। हाँ, यही लिखा है। हाँ, यही हीरा लाल है कि हीरल है, क्या पता, दिख भी नहीं रहा है यहाँ से, छोटे फॉन्ट है बहुत। हीरा लाल, हीरल, जो भी हैं आप मुझसे बाद में फोन पे बात कर लीजिएगा। Eligible company should obtain credit rating every year to accept deposit from public. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अच्छा, लेकिन इसमें नई बात क्या आई? एवरी ईयर जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो कितने टाइम के लिए दी जाती है? 1 साल के लिए। क्या आपको डबल ए रेटिंग मिली कि सिंगल ए रेटिंग मिली? वो 1 साल के लिए मिली। फिर 1 साल बाद फिर क्रेडिट रेटिंग कराओ। जैसे ऑडिट साल में एक बार होता है ना, ऐसे ही ये वाली क्रेडिट रेटिंग 1 ही साल के लिए वैलिड है। फिर अगले साल के लिए वापस फिर नए डिपॉजिट लेने, फिर रेटिंग कराओ। अच्छा, अब रूल्स क्या हैं वो समझो जरा कुछ और। कंपनी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, मतलब बैंक डिमांड डिपॉजिट भी ले सकता है और बैंक टाइम डिपॉजिट भी ले सकता है। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी सिर्फ टाइम डिपॉजिट ले सकती है। अरे, आपने बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करा, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करा, तो आप जब चाहो निकाल सकते हो या 1 साल 2 साल के बाद निकाल सकते हो? बोलो। जब चाहो निकाल सकते हो कि 1 साल के बाद? जब चाहो तब निकाल सकते हो। जब डिमांड करोगे तब कंपनी को, बैंक को आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो बैंक में जो आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इसको क्या बोला जाता है? डिमांड डिपॉजिट। क्या कहते हैं इसको? डिमांड डिपॉजिट कहते हैं बेटा। डिमांड डिपॉजिट बैंक लेता है, लेकिन कंपनी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती। कंपनी के डिमांड डिपॉजिट लेने पर मनाही है। यार, डिमांड डिपॉजिट को हैंडल करना कोई आसान काम थोड़ी है। पता पड़ा बैंक के बहुत सारे डिपॉजिटर एक दिन एक साथ मुंह उठा के पहुंच गए कि हमारे पैसे वापस करो। क्या कभी बैंक में आपने ऐसा फेस करा कि यार तुम सब एक साथ आ गए? यार भाई साहब, आप सब जितने भी वाइट शर्ट वाले हैं ये सब लोग बाद में आए, इनको पैसा परसों मिलेगा। ऐसा कभी देखा आपने? कितने भी सारे लोग एक साथ पैसा निकालने पहुंच जाएं, कितने भी सारे लोग एक साथ चेक काटते हैं, बैंक उनको मैनेज कर लेता है, क्योंकि बैंक के पास सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, मनी मार्केट फैसिलिटी होती है। बैंक बहुत सक्षम होते हैं ये सब करने में।
लेकिन कंपनी के बस की बात नहीं है ये कि कोई कभी भी पैसा मांगने आए तो कंपनी वापस कर दे। इसलिए सरकार ने ही मना कर दिया कि एक कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेगी तो वो सिर्फ कौन सा डिपॉजिट लेगी, टाइम डिपॉजिट, कि जो एक टाइम के बाद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मैच्योर होंगे। वो डिमांड डिपॉजिट एक कंपनी ले ही नहीं सकती। मिनिमम डिपॉजिट जो लिया जाएगा वो 6 मंथ्स के लिए लिया जाएगा कंपनी को। अच्छा एक बात बताओ, बैंक में मिनिमम कितने दिन की एफडी हो सकती है? हम्म एक बैंक में मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम कितने साल की एफडी हो सकती है? 1 साल। 5 मिनट या आया ठिलवा। ये ऑनलाइन में बहुत ठिलवे हैं, इसलिए मैं इनमें से कई बात लोगों की बात को गंभीरता से नहीं लेता हूं। फिर 1 वीक, पुष्पक ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और भी बच्चों ने लिखा है यही आंसर। 7 दिन, मिनिमम 7 दिन की एफडी भी कर सकते हो। होगा बड़ा अजीब ही यार, आप बैंक में जाओ, मैनेजर साहब एफडी करेंगे 20 लाख की, मैनेजर साहब सर आइए 7 दिन के लिए, बाहर निकालो इसको। 7 दिन की एफडी, फिर तोड़वा लो, मतलब तोड़वा के लो, मैच्योरी हो जाएगी वो तो फिर। पर यहां पे कम से कम कितने टाइम का डिपॉजिट लेंगे? 6 महीने का, क्योंकि उससे छोटे डिपॉजिट तो एज गुड एज डिमांड डिपॉजिट हो जाते हैं ना, फटाफट फटाफट मैच्योर होते हैं जो। 7 दिन में तो कंपनी क्या करेगी, वो पैसे से कोई एसेट खरीदेगी, क्या करेगी? जब तक कुछ करेगी उस पैसे का तब तक तो वापस करने का टाइम आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम कितना टाइम लिखा है, पढ़ो। 36 मंथ। बैंक में कोई लिमिट नहीं, 5 साल 10 साल की एफडी भी कर सकते हो, लेकिन कंपनी में एफडी मैक्सिमम कितना टाइम की होती है? 3 साल की होती है। अच्छा 6 महीने से कम की एफडी बैंक ले, आई एम सॉरी, कंपनी ले सकती है, बट फिर भी वो 3 महीने से कम की नहीं होना चाहिए। सुनो मैंने क्या बोला, 6 महीने से कम की एफडी कंपनी ले सकती है, लेकिन फिर भी वो 3 महीने से कम की तो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, पब्लिक से नहीं ले, वह दूसरी बात ये, आई एम सॉरी, 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये एफडी। ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके। अच्छा मैक्सिमम इंटरेस्ट, यार कुछ गलती नहीं हो गई, इनको मिनिमम इंटरेस्ट बोलना था कि मैक्सिमम बोलना था? क्या बोलना चाहिए कि एक लिमिट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दोगे कि एक लिमिट से कम इंटरेस्ट नहीं दोगे? अच्छा एक सवाल ये आ रहा है कि हमको अपना डिपॉजिट 6 महीने के पहले तुड़वाना होता। तुड़वाना एक अलग बात हो गई बेटा। फिर तुड़वाना क्या होता है कि उसमें पिनल इंटरेस्ट चार्ज होता है, मालूम है ना। बैंक में भी आप एफडी 5 साल की करो और 1 साल बाद ही तुड़वाने चले जाओ, तो 5 साल की एफडी में रेट था 10% और 1 साल की एफडी का रेट था 7%। एक एग्जाम्पल लो कि आज 1 साल की एफडी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल तो 7% ब्याज है, और 5 साल की एफडी में फॉर एग्जाम्पल 10% ब्याज है। आप चतरे, आपने बोला 5 साल की एफडी करा दो तो 10% ब्याज मिलेगा, और 1 साल बाद तुड़वा लेंगे तो बढ़िया 10% मिल जाएगा। 1 साल में तुड़वा लोगे तो पहले तो ब्याज 10 के हिसाब से नहीं 7 के हिसाब से मिलेगा, और दूसरी बात ये 7 में से भी -1% हो जाएगा कि यार तुम अचानक आए हो, पहले बोल के नहीं आए हो, मतलब 1 साल की करके 1 साल में नहीं आए हो, 5 साल की बोल के 1 साल में आए हो, इसलिए तुमको इंटरेस्ट 6% के हिसाब से ही मिलेगा। तुड़वाने की फैसिलिटी तो होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डर 6 महीने पहले भी, आई एम सॉरी, डिपॉजिटर 6 महीने पहले भी तुड़वाना चाहे तो तुड़वा सकता है, बट 6 महीने का कह के, 6 महीने से कम का कह के कंपनी एफडी नहीं ले सकती। हाँ वैसे ही मैक्सिमम सही लिखा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कंपनी बोले इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे हम कि 21 दिन में पैसे डबल। तो काफी हेरा फेरी होने के चांसेस इसमें लगते हैं। बेटा लाइफ में कभी भी कोई इजी मनी अगर आपको मिले ना, एक रूल ऑफ थंब ले लो, क्योंकि जो स्कैम करने वाले लोग हैं ना, जो स्कैमर्स हैं ना, वो तो हर बार एक नई चीज लेके आते हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल है। जब भी कुछ आसानी से आता हुआ पैसा मिले, आसानी से आती हुई उपलब्धि दिखे, शक करो और सवाल करो
और जब तक सेटिस्फाई ना हो जाओ तब तक डील मत करो। अरे मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था, मैंने एक आईपैड खरीदा, एक दिन चलाया, मुझे रियलाइज हो गया आई एम नॉट एन एप्पल पर्सन। मैंने बोला आप बेचेंगे, OLX पे डाल दिया। OLX पे डाला, मैंने खरीदा था 1,10,000, मैंने डाला कि मैं 90,000 में बेचूंगा, ब्रांड न्यू है, पर अब क्या करूं, मैं 90,000 में बेचूंगा। लोगों के रिप्लाई आना चालू हो गए, कोई 40,000 बोल रहा था, कोई 45,000 बोल रहा। ऐसे ही होता है OLX, देखने को अच्छा लगता है बस। एक आया, बोले मैं आपको 90,000 भी दूंगा और 2,000 रुपए कुरियर चार्जेस भी दूंगा, और आप इसको बैंगलोर कुरियर कर दो, मेरे भाई को मैं गिफ्ट दे रहा हूं, आप बैंगलोर कुरियर कर दो और कुरियर की रिसीट मुझे दे दो, तब तक मैं पैसा एस्क्रो अकाउंट में रहेगा, और जब वो वहां पहुंच जाएगा आईपैड, फिर पैसा आपको ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने बोला यार तूने भाव ही नहीं करा यार, मन में कहा मतलब तू फ्रॉड है, तूने भाव नहीं करा तो तू फ्रॉड है। लोग 45,000 भाव लगा रहे हैं, तो 92,000 दे रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं आप चिंता मत करो भाई, वो पहले पैसे दे दे, मैं आईपैड नहीं भेजूं तो, इसलिए वो बोल रहा है पहले तुम भेज दो बाद में मैं पैसे दूंगा। मैंने बोला डोंट वरी, बैंगलोर में मेरा फ्रेंड है, मैं उसको कुरियर करूंगा, वो लेके आपके भाई के पास जाएगा, वो इस हाथ डिलीवरी देगा, उस हाथ पैसे ले लेगा, फाइन। नहीं नहीं मैं मिलिट्री में हूं, ये मेरा कार्ड देखिए। मैंने बोला कार्ड से क्या मतलब है, ये बाद में तो खुल गया कि मिलिट्री के नाम से OLX से बहुत स्कैम हुआ है, बहुत ज्यादा, बट मैं उनके शुरुआत के शिकारों में से एक था। मैं मिलिट्री में हूँ, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा भाई को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, इट्स अ सरप्राइज, मैं उसके थ्रू नहीं करवा सकता हूँ। मैं बोला तू 5,000 रुपये कम दे देना, बट इस हाथ पैसे दे और इस हाथ आईपैड ले। फिर वो आया ही नहीं पलट के। 1 महीने बाद पेपर में खबर जरूर आई कि इस तरह के लोग बेवकूफ बना रहे हैं और कई लोगों को बना चुके। आसानी से आता हुआ पैसा जहां दिखे, आसानी से कोई भी चीज मिलती हुई दिखे, शक करो, इंक्वायर करो, पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। ये चीज अगर आपने दिमाग में रख ली ना, मैंने आपके कम से कम 10-20 लाख रुपए आपकी लाइफ में बचा दिए। आज की इस एक लाइन को अगर आप फिट कर लो, मिनिमम पर पर्सन 10 से 20 लाख रुपए की सेविंग हो गई आपकी। बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहां ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होते हैं, बट गड़बड़ होती, इसलिए सरकार बोल रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए जो RBI बताए उससे, नहीं तो तुम बोलो 20% ब्याज, पब्लिक बावरी हो रही है, टूटे जा रही है, अरे वहां 20% ब्याज आ जाओ। इतना ज्यादा ब्याज तू देगा कैसे, तू क्या करता है ऐसा? बाबूराव ने भी पूछा था ये। अरे यार तुम भूल गए, वो हेरा फेरी पिक्चर। नहीं नहीं बाबूराव ने नहीं, वो सुनील शेट्टी पूछता है। अरे यार तुमने पिक्चर भूल गए लगता है। सुनील शेट्टी पूछता है उसको, क्या नाम है एक्ट्रेस का, जो भी है, वो पूछता है कि आपकी कंपनी ऐसा क्या करती है जो 21 दिन में पैसे डबल कर देगी। बिपाशा, बिपाशा, हाँ। अनुराधा पिक्चर में नाम। तो अब वो बोलती है, बदले में जवाब देती है कि हमारी कंपनी दूसरी जगह पैसा देती है जहां 21 दिन में पैसा ट्रिपल हो जाता है। व्हाट्सएवर शक करना चाहिए इसी हर सिचुएशन पे, और अगर जब तक आप संतुष्ट नहीं हो आगे बढ़ना ही चाहिए। सरकार ने बोल दिया एक लिमिट से ज्यादा आप इंटरेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि आप इतना इंटरेस्ट दोगे लोग भीड़ लगा के पैसे दे देंगे, फिर इंटरेस्ट छोड़ो आप प्रिंसिपल भी नहीं दोगे। सरकार ने बोला एक लिमिट से ज्यादा ब्रोकरेज भी नहीं दोगे, आप ब्रोकरेज भी नहीं दोगे, क्योंकि देखो बैंक में तो लोग अपने आप पहुंच जाते हैं FD करने, पर कंपनियों में FD करने अपने आप पहुंचते नहीं है, तो बीच में ब्रोकर्स होते हैं। वो ब्रोकर्स जो है ना ऐसे हर शहर में होते हैं, वो अपने सब परिचित लोगों को बोलते हैं ये अच्छी कंपनी है इसमें FD करो, ये अच्छी कंपनी इसमें FD करो। तो आपने बोला 5% 10% ब्रोकरेज दे दी, तो यार इतनी ब्रोकरेज देना भी शक पैदा करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लिमिट से ज्यादा ब्रोकरेज नहीं दोगे, लिमिट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दोगे, 36 महीने से ज्यादा नहीं होगा, 6 महीने से कम नहीं होगा, डिमांड डिपॉजिट ले नहीं सकते, 35% से ज्यादा डिपॉजिट हो नहीं सकता है। इतने सब नियमों का पालन कर सकते हो तो डिपॉजिट नाम के सोर्स ऑफ फाइनेंस को आपको अपनी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यूज करना चाहिए। बट लेट मी टेल यू, डिपॉजिट आप तभी ले सकते हो जब पहले आपकी खुद की पेड अप कैपिटल हो।
अरे पेड अप कैपिटल होगी तभी तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तभी रिजर्व बनेंगे, और तभी उसके 35% के बराबर आप डिपॉजिट ले पाएंगे। सर मेरी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो और रिजर्व तो हमारे बचपन से कभी थे ही नहीं, तो निकालो जीरो का 35%, जीरो, बस दैट्स द मैक्सिमम लिमिट यू कैन टेक डिपॉजिट। सर मान लो हमने हेरा फेरी कर दी डिपॉजिट में, मतलब ले तो लिया पब्लिक से पैसा, सब नियमों का पालन करके लिया, इसलिए और अखर के कि बहुत नियम माने हमने, तो अब मैं वापस नहीं दूंगा, ये होगा आपके साथ, बहुत कठिन सजा मिलेगी अगर पैसे नहीं दिया तो। सर ये 10% वाला रूल कौन सी कंपनी के लिए? 10% शायद आप इसकी बात करो ना बेटा, 10% ये सबके लिए ही है कि अगर आप 6 महीने से कम के डिपॉजिट ले रहे हैं तो भी 3 महीने से कम के नहीं लेंगे, और जो 3 to 6 मंथ्स मेच्योरिटी वाले डिपॉजिट हैं वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी कम से कम 1 करोड़ रुपए, और ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए या ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। देखो नोट्स में विच एवर इज हायर लिखा है कि विच एवर इज लोअर लिखा है, 1 करोड़ और 1 करोड़ और विच एवर इज लोअर लिखा है ना। हाँ तो इसीलिए तो बोलते हैं कि रोज नोट्स पढ़ना है घर जाकर के आपको, ताकि आपकी लैंग्वेज पे भी कमांड अच्छी आए। सर हमने ना 10 लाख के डिपॉजिट की गड़बड़ करी है, तो 10 लाख का डबल कर लो, कितना? 20 लाख। 20 लाख और 1 करोड़ दोनों में से जो कम है, क्या कम है? हेलो, 20 लाख। तो मिनिमम पेनल्टी कितनी है? 20 लाख। और मैक्सिमम तो सबके लिए फिक्स है, कितनी है? 10 करोड़। ये तो कंपनी पे पेनल्टी लग गई। जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, मतलब जो डायरेक्टर्स हैं, की मैनेजरल पर्सन है, शेयर होल्डर नहीं, उनको कम से कम कितनी पेनल्टी लगेगी? 25 लाख। और ज्यादा से ज्यादा कितनी पेनल्टी लगेगी? 2 करोड़। मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम 2 करोड़, 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। बहुत ज्यादा होती है 7 साल की जेल। जब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो क्या करूंगा मैं? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो अपने आप को, फिर आपका जमीन जायदाद जो भी होगा बेच के, कर्जा चुका के, जो होगा वो, बाकी तो सड़क पे छोड़ देंगे आपको और जेल में डाल देंगे। 10 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हो तो क्या करेंगे? अरे बेटा ये पेनल्टी है, वैसे भी ऐसा थोड़ी कि इसके अलावा, ये तो जो लोगों का पैसा है वो तो चुकाना ही चुकाना है, उसके अलावा ये पेनल्टी है। तुमने लोगों के 100 करोड़ रुपए खाने की कोशिश करी तो वो 100 करोड़ तो ब्याज समेत चुकाना ही है। बट सरकार बोलेगी यार ये तुमने अच्छी भारी नाटक करे, नहीं चुकाएंगे ने फिर बाद में चुकाया, यार तुम गलत आदमी हो यार, तुम 10 करोड़ की पेनल्टी दो। और जानबूझ करके ये सब कराए अगर आपने, तो फिर पनिशमेंट का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। फिर पनिशमेंट सेक्शन 76A के हिसाब से नहीं लगेगा, फिर पनिशमेंट लगेगा सेक्शन 447 के हिसाब से। अब सर 447 क्या है? तो एक दिन ये जो बच्चे आज जो नए आए ना बेटा, उनके लिए मैंने एक अलग ग्रुप बना दिया है टेलीग्राम पे, तो अगर आप में से कोई छूट गया हो उसको ज्वाइन करने से, तो मेन ग्रुप के ऊपर मैंने लिंक डाली है, वहां से आप उस सेपरेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो एक दिन आप लोगों की एक सेपरेट क्लास में रख दूंगा, सैटरडे को, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे इवनिंग को। तो सैटरडे इवनिंग को मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें, एक आपका अलग से डाउट सेशन रख देंगे। बेटा एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, अक्षय तोमर टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। नहीं नाम से थोड़ी मिलेगा, मैंने लिंक डाली है उसकी, रेगुलर वाले ग्रुप के ऊपर उसकी लिंक डाली है, वहां से ज्वाइन कर लेना। आप रेगुलर ग्रुप पे भी नहीं है तो फिर बहुत बुरा हुआ आपके साथ, फिर देखते हैं क्या करना है।
फिर अपने दोस्तों से आप ले लीजिए, नहीं तो फिर शनिवार तक का इंतजार करिए। अब इतने कड़े नियम हैं तो कंपनी जब डिपॉजिट लेगी ना, लोगों को एक आइडिया आएगा कि यार अपने को पैसा ही चाहिए ना। डिपॉजिट क्यों लेते हैं? क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। सर तो अपन डिपॉजिट मत लो ना। अपन, आप में से कोई बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता है क्या? किसी के पेरेंट्स बिजनेस करते हैं? हाथ उठाओ इधर। कितने लोगों के पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, जॉब में नहीं है? इधर भी हैंड रेस करो, जूम पे भी 50% लोग तकरीबन। तो कभी आप पापा से बात करना, मम्मी से बात करना, जो भी बिजनेस करता है, वो आप उनसे पूछना कि क्या हम कभी बाजार से लोन उठाते हैं, मार्केट लोन? तो वो बोलेंगे हाँ, सीजन आ जाता है, ज्यादा माल भरना है तो कई बार मार्केट लोन ले लेते हैं। वो उसको बोलते हैं हुंडी। हुंडी चिट्ठी पे पैसा उठाना, अनसिक्योर्ड लोन, ब्याज पे पैसा लेना। वो हुंडी पे लोन लेते हैं कि मार्केट में कई लोग हैं जो लोन देने को तैयार हैं। 1 रुपए सैकड़ा, 1.25 रुपए सैकड़ा, 1.5 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा, अलग अलग रेट है सब। 12%, 15%, 18%, 24% साल का ब्याज रहता है। और वो एक हुंडी भर देते हैं कि हाँ हम पैसे चुका देंगे, और एक पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं साथ में, और लोन मिल जाता है कैश में। बिजनेस में यूज कर लेते हैं, 3 महीने बाद जब वापस पैसा जनरेट हो जाता है तो चुका देते हैं। एक आम बिजनेसमैन तो ये रेगुलरली करता रहता है, कंपनी नहीं कर पाएगी। सर कंपनी को डिपॉजिट में इतना रेस्ट्रिक्शन है, क्यों ना कंपनी भी ऐसे ही बस मार्केट से जो मनी लेंडर्स हैं उनसे लोन ले ले। अरे तो ये जो मनी लेंडर से कंपनी लोन लेगी, इसी को तो डिपॉजिट कहते हैं ना, इसी को तो डिपॉजिट कहते हैं। तो ये तो फिर ये सब नियम मान के लेना पड़ेगा। और ऐसा कुछ ऐसा कर लें अपन कि अपन लोन भी ले लें और वो डिपॉजिट भी ना कहलाए। और एक बार वो डिपॉजिट नहीं कहलाया ना कसम से, तो ये सारे झंझट से बच जाएंगे जो इतना सारा अपन ने पढ़ लिया जमाने भर का। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ये। हाँ यार, तो लोग आइडिया लाए, बोले अपन जो पैसा लेंगे ना उसका नाम रखेंगे लोन, उसका कुछ भी नाम रख देंगे, एप्लीकेशन मनी, कुछ करते हैं ऐसा। सरकार को मालूम था तुम ऐसा करोगे, सरकार ने डिपॉजिट वर्ड को डिफाइन कर दिया। बहुत लंबी डेफिनेशन है, जैसी इनकम टैक्स में इनकम की डेफिनेशन हो सकती है ना, वैसे यहां डिपॉजिट की डेफिनेशन है। हाँ, वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं बेटा हुंडी को, वो अनसिक्योर्ड ही होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। पढ़ेंगे बेटा, भव्या पढ़ेंगे, थोड़ा रुको। पहले अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, और ये एकदम ऐसे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अरे कहाँ चला गया, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये रहा। वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। ओ, तो आपने इसको साइड बाय साइड लिखने की जगह नीचे 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 जाते देना। समझ गए? सर ज्यादा नीचे तो हम टेबल पे आ जाएंगे। हाँ, वहां मत जाने देना। डिपॉजिट इंक्लूड्स रिसीट ऑफ मनी एज डिपॉजिट। शैलेंद्र बेटा, नेगोशिएबल एक्ट भी पढ़ेंगे सही समय आने पे। बोलो, अगर तुम लोग डेस्परेट हो गई पहले नेगोशिएबल पढ़ लें, तो ये डिपॉजिट खत्म होगा, फिर वापस एक नया चैप्टर चालू हो जाएगा। तो इसको अपन बीच में रोक के और नेगोशिएबल भी पढ़ सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत, मुझे तो सब पढ़ा नहीं है। यानी डिपॉजिट वाला चैप्टर खत्म होगा, फिर उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं।
बहुत मतलब बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम लोग सारे। ये वाली जो बैच है ना, बहुत शानदार बैच। इतनी डिमांड मेरी वाइफ ने नहीं करी मेरे से आज तक, जितनी डिमांडिंग ये बैच है। एक बोल रहा है एफएम पढ़ा दो, एक बोल रहा है निगोशिएबल पढ़ा दो, एक बोल रहा है डिपॉजिट पढ़ा दो, एक बोल रहा है रिवीजन करवा दो, एक बोल रहा है नोट से पढ़ाओ, एक बोल रहा है नई स्लाइड से ही पढ़ाओ, एक बोल रहा है मेरे को अलग बिठा के पढ़ा दो, एक बोल रहा है 3 दिन सीएल और 3 दिन एफएम पढ़ा दो, एक बोल रहा है टेस्ट ले लो। और रे बाबा बाबा, मतलब भयंकर, मतलब कितने प्यारे रंगीले बच्चे हैं। मतलब पढ़ाओ ही मत। हाँ ये भी डिमांड है अभी तो कि सर कल तो पढ़ाओ ही मत यार, छोड़ दो यार बच्चों को यार, रंग पंचमी ऐसा क्या करना, छुट्टी तो मतलब बहुत बहुत मतलब लविंग इट यार, बहुत प्यारे बच्चे हो यार आप लोग। लिखो, डिपॉजिट इंक्लूड्स रिसीट ऑफ मनी एज डिपॉजिट, और लोन। कोई भी पैसा आपको मिला है डिपॉजिट के नाम से या लोन के नाम से, वो सब डिपॉजिट है। तुम चाहे लोन बोल के ले लो, चाहे डिपॉजिट बोल के ले लो, वो सब डिपॉजिट ही माना जाएगा। बट एक्सक्लूड्स द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं बेटा, क्या होता है, अभी आप सीए इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, इसी कंपनी जेड के इसी सेक्शन को अगर मैं सीए फाइनल के लेवल से पढ़ाऊं तो कुछ और बातें इसमें ऐड हो जाएगी। फिर इसी को अगर मैं एक प्रैक्टिशनर के लेवल से पढ़ाऊं तो फिर कुछ और ढेर सारी बातें उसमें ऐड हो जाएगी। फिर प्रैक्टिशनर के आगे भी एक लेवल होता है, एक तो होता है कंप्लायंस की प्रैक्टिस करना कि ये सब काम कंपनी से करवाओ। फिर एक लिटिगेशन की प्रैक्टिस होती है कि कोर्ट केसेस लड़े जाते हैं जहां बड़े बड़े, कि ये सही है कि गलत है जो एक्ट में लिखा है। उस लेवल से पढ़ाऊं तो वहां फिर कुछ और चीजें इसी सेक्शन में जो हमारे सामने ऐड हो जाती। तो कई चीजें ऐसी है नोटिफिकेशन लेवल की चीजें जो इंटरमीडिएट में आपके काम की नहीं है ना। जैसे आपने बोला अरे सर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट उनको भी नहीं बनाना है जो स्टार्टअप है, भाई वो नोटिफिकेशन है, वो कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है किधर भी, वो एक सेपरेट नोटिफिकेशन है जो सरकार ने दिया है। तो उसमें यह भी बता दूं मैं कि सारी स्टार्टअप को छूट नहीं है, सिर्फ वो स्टार्टअप जो प्राइवेट कंपनी की तरह रजिस्टर हुई है उनको छूट है। तो फिर उसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि जो नई नई स्टार्टअप है उसका तो टर्नओवर और कैपिटल यूं ही इतनी कम होती है कि वो तो वैसे भी स्मॉल कंपनी में कैप्चर हो जाएगी, और उसको तो यूं भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप का अलग नोटिफिकेशन है, प्राइवेट कंपनी का अलग नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट कंपनी का अलग नोटिफिकेशन है, आईएफएससी कंपनी का अलग नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन और सर्कुलर लेवल पे जाके अगर हम पढ़ने लग गए तो लेवल अलग हो जाएगा। हाँ अगर आपको ऑडिटिंग में एएस में कोई चीज की जरूरत पड़ रही है तो वहां पढ़ लीजिए आप, अकाउंट्स में किसी चीज की जरूरत पड़ रही है तो वो पढ़ लीजिए, मैं उसे डिनाई नहीं करता हूं। बट मेरा जो सिलेबस की बाउंड्री है मुझे उसमें कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, राइट। इसलिए ऐसे कोई कुछ भी आपको दिख जाओ रे सर ये भी तो है, तो भाई बहुत कुछ है। अकेला कंपनीज एक्ट इतना बड़ा है कि साल भर तक इसको 4 घंटे रोज पढ़ो तो भी ना खत्म हो। कुछ भी आपने पैसा लिया, चाहे उसका नाम डिपॉजिट हो या लोन हो, सरकार सब पे नियम लगा देगी, बट इट एक्सक्लूड्स। मतलब अभी जो आपने बहुत बड़ी लिस्ट देखी थी ना, वो एक्सक्लूड्स लिस्ट है, एक्सेप्शन की लिस्ट है कि ये सब डिपॉजिट नहीं है। तो कंपनी के लिए ये हिप हिप हुर्रे वाली बात है कि ओ माय गॉड वाली बात है, ये जो इतने सारे एक्सेप्शन दे दिए कि ये सब डिपॉजिट नहीं है। OMG है कि HHH है, हिप हिप हुर्रे। ओ माय गॉड है कि अच्छा लगा बुरा लगा? ए यार तुम क्या हो यार, प्यारे बच्चों। अरे हाँ तुम प्यारे बच्चे। अरे बेटा खुशी की बात है ना ये तो, कि इतनी सारी चीजें डिपॉजिट से बाहर कर दी, मतलब इन सब चीजों से पैसा लेने के लिए डिपॉजिट के नियम नहीं मानने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही टफ नियम है।
किसी आते हुए पैसे को अगर डिपॉजिट नहीं बोला जाएगा तो इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, थैंक गॉड बच गया। तुम इसको डिपॉजिट नहीं मानते हो, नहीं तो मेरे को इसमें भी सब नियम मानने पड़ जाते। तो एक्सेप्शन लिस्ट में पहला पॉइंट, आप तो इसको ऐसे दो आजू बाजू मत लगाओ क्योंकि आप इतना बारीक बारीक नहीं लिख पाओगे। आप तो उसको सेंटर में रखो, लाइन से एक के नीचे एक, अगले 14 पॉइंट्स 16 पॉइंट जितने भी है छापो। नकली रिया पूछ रही है सर हमें क्या करना है? छापना है बेटा, छापो। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हुआ लोन डिपॉजिट नहीं माना जाता। सीजी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजी गेस व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी कंपनी को लोन दे तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, मतलब वो 35% छोड़ के मैं 2000% ले लूं और डीआरएफ भी नहीं बनाऊं और कुछ नहीं करूं, रेटिंग भी नहीं कराऊं और ये पे पुर रहे। हाँ, डिपॉजिट रूल क्यों बने हैं? डिपॉजिटर्स के प्रोटेक्शन के लिए। हेलो, खाने में क्या टिफिन में दाल बाटी लाए थे आज? हाँ? तो डिपॉजिट रूल क्यों बने? डिपॉजिटर की प्रोटेक्शन के लिए। यहां डिपॉजिटर कौन है? स्वयं साक्षात सेंट्रल गवर्नमेंट। आप बोलो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे खा जाऊं, मोदी जी आपके पैसे नहीं दूंगा मैं, मोदी जी फूंक मार देंगे, फिर आप सीधे मिशन मंगल पे निकल जाओगे। हो ही नहीं सकता भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे कैसे खा जाओ? उनको सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं। आपको लोन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, आपको लोन दिया मिस्टर XYZ ने, जिसकी गारंटी किसने उठाई? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। लोन तो किसी और ने दिया लेकिन गारंटी किसने दी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी या स्टेट गवर्नमेंट ने दी। और अगर आपको किसी लोकल अथॉरिटी ने लोन दिया, जैसे इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, या आपको किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने लोन दिया। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब कोई भी शासकीय संस्थान, सरकारी डिपार्टमेंट, तो इन सब को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। देखो, लॉ बनाने वालों ने नहीं बताया हमको कि इसको डिपॉजिट क्यों नहीं मानेंगे, बट उनके दिमाग में इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर रहा होगा। उन्होंने क्या लॉजिक सोचा वो तो वही जाने, बट मैं बता सकता हूं, गैस कर सकता हूं कि उन्होंने क्या सोचा होगा। उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये पावरफुल लोग हैं जिन्होंने आपको लोन दिया है, इसको डिपॉजिट की कैटेगरी में रखने की जरूरत नहीं है, जितना मन पड़े ले लो, इनको प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, ये अपना प्रोटेक्शन खुद कर लेंगे। किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी को लोन दिया, फॉरेन बैंक ने लोन दिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया, दैट इज नॉट अ डिपॉजिट। एग्जाम में लॉजिक लिख के मत आ जाना कि क्यों नहीं डिपॉजिट, ये तो आपका लिए रटना आसान हो जाए इसलिए मैं एक लॉजिक डेवलप करते चल रहा हूं। सर क्यों सर ये वाला क्यों? अच्छा है, फॉरेनर के पैसे खा जाओ। सारे फॉरेनर लूट के गए अपने देश को, भारत सोने की चिड़िया था। फिर कौन आया? मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी, पढ़ा ना तुमने इतिहास? फिर सोमनाथ से वो सारा सोना लूट के ले गए। कई लोग आए हिंदुस्तान को लूट आउट चले गए, तो अब हमारी बारी, हम उनसे लोन ले लेंगे, फिर हम नहीं चुकाएंगे। सर इसलिए माफ करा ना ये? नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं करा है। इस सब को रेगुलेट करने के लिए फेमा है ना। कौन है? फेमा, हेमा नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, आरबीआई है, फेमा है, कंपनीज एक्ट। बड़े 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 लोग हैंडल कर रहे हैं इस मामले को, हम क्या देखें इसमें? बड़े लोग का काम है साहब, हम छोटे लोग। बैंक से लोन मिला है, ये डिपॉजिट नहीं है। सर क्यों सर? अरे बैंक अपनी रक्षा करना खुद जानता है। बैंक ना लोन देता है तो वो लेता है सिक्योरिटी, मालूम है? प्राइमरी सिक्योरिटी।
साहब मेरे को ना कार लोन दे दो, ठीक है पहले तेरी कार गिरवी रख, मतलब उसके पेपर्स, प्राइमरी जिस चीज का लोन लो वो चीज तो वो गिरवी रख ही लेते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी लेते हैं कि कार के अलावा और कोई चीज भी गिरवी रखते हैं, तेरे रिश्तेदार से पर्सनल गारंटी भी दिला, थोड़ा डाउन पेमेंट भी कर, थोड़ी एफडी भी कर, सब मांग लेते हैं। बैंक अपनी रक्षा करना खुद जानता है। फिर नीरव मोदी आता है, फिर बोलता है आर यू सीरियस, तुम अपनी रक्षा करना खुद जानते हो। जितने बैंकिंग फ्रॉड हुए ना वो सब बैंकर्स की मदद से हुए, कोई आउटसाइडर बैंक को ऐसे चूना नहीं लगा सकता है। सबसे पहले बैंकर का मिला हुआ होना जरूरी है। बैंक की मिली भगत से गलत लोन दिए जाते हैं और गलत लोन की वजह से बैंक का पैसा डूबता है। अदरवाइज बैंक अपनी रक्षा खुद करता है, वो डिपॉजिट में नहीं आएगा। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक को दो ही लोग चपत लगाते हैं, एक तो बैंक के खुद ऑफिसर्स जो बाहर वालों से मिल जाते हैं, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो कह देती कि किसानों को लोन दो, लोन माफ कर दो, एटसेट्रा। वहां बैंकों का पैसा डूबता है। पास करेगा कोई डाउट? क्रेडिट स्कोर, जो डिफॉल्टर होता है उसका क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाता है, सिबिल बोलते हैं उसको। नहीं नहीं, आप शायद ये पूछ रहे हैं कि कोई पैसा खा जाएगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसकी प्रॉपर्टी बेच देगा। क्रेडिट स्कोर का क्या मतलब, क्या फायदा? नहीं नहीं, अरे सब चीजें मिलजुल के काम होता है, किसी एक चीज से काम थोड़ी होता है। बंदे की नीयत देखो, क्या होता है लोन देने के दो नियम है, एक नीयत और एक हालत। सिक्योरिटी से हालत पता चलती है और क्रेडिट स्कोर से नीयत पता चलती है। तो वो एक अलग विषय है ना बेटा, उसको अभी अपन नहीं छेड़ना चाहेंगे यहाँ। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने लोन लिया, वो भी डिपॉजिट नहीं है, वो अपनी रक्षा करना खुद जानते हैं। पंकज इज आस्किंग ऑफलाइन क्लास कब से लगेगी? थैंक यू पंकज फॉर एंटरटेनिंग ऑल ऑफ अस। हर्षित भैया से संपर्क करें। कमर्शियल पेपर्स अगर आपने इशू करे हैं तो वो डिपॉजिट नहीं माने जाते। सर ये क्या होते हैं? अगर आप एफएम पढ़े, सेकंड ग्रुप कितने बच्चे कर रहे हैं आप में से हाथ उठाओ, इधर भी हाथ उठाओ जो सेकंड ग्रुप कर रहे हैं। रेज योर हैंड। बस 50 ही इधर। जय माता दी। ये क्या था? बहुत फर्जी घुसे हैं, खुद का नाम गोलू शुक्ला रख लिया और लिख रहा है जय माता दी। जय बाणेश्वरी बोल दादा फिर तो। कम लोग कर रहे हैं सेकंड ग्रुप। तो जब आप एफएम पढ़ोगे ना तो एफएम थ्योरी में आएगा ये कमर्शियल पेपर क्या होता है। एफएम में भी जब एफएम खत्म होने आता है थ्योरी, तब ये पढ़ाया जाता है कमर्शियल पेपर। पर इसमें क्या है, आरबीआई का बहुत डंडा है इसमें। आरबीआई पूरा निचोड़ देता है कमर्शियल पेपर इशू करते टाइम, मतलब वो कहीं ना कहीं रेगुलेट हो जाता है। अदर कंपनीज, दूसरी कंपनियों से अगर आपने डिपॉजिट लिया,
इसको आईसीडी कहते हैं। कौन सी सीडी? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसको रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट में अलग सेक्शन है, अपने कोर्स में नहीं है। इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। एप्लीकेशन मनी, कंपनी जब शेयर्स का पब्लिक इशू लाती है, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी मिलती है, ऐसे में कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो कुछ लोगों को फिर उनका पैसा वापस कर देते कि भाई साहब सॉरी, आपको अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। सर ये भी तो डिपॉजिट है कि पैसा आया ने फिर पैसा वापस करा। नहीं 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 नहीं, ये शेयर एप्लीकेशन मनी, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी जो कल को रिफंड हो जाती है, ये डिपॉजिट नहीं मानी जाती, क्योंकि तो जेन्युइनली एप्लीकेशन मनी है, कोई डिपॉजिट लेने की नीयत से थोड़ी पैसा लिया था। अरे यार तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो यार। शुभम पूछ रहा है कि जब इन सबसे डिपॉजिट नहीं ले सकती तो फिर कंपनी पैसे लाएगी कहां से? मैंने ये नहीं कहा बेटा कि इन सब से पैसे नहीं ले सकते। मैंने कहा कितनी खुशी की बात है कि इनसे जितना चाहो पैसा लो, तब भी सेक्शन 73 और उससे जुड़े हुए रूल्स आपको फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। आपका सवाल ये होना चाहिए कि सब जब इतनी छूट देती तो सेक्शन 73 का तो कोई मतलब बचा ही नहीं, क्योंकि तो फिर तो हमको तो 73 मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई इन सब में कहीं पे भी तुमको एफडी नजर आ रही है? जो सबसे मेन चीज है, एफडी लिखा हुआ दिख रहा है कहीं की कंपनी एफडी लेगी तो वो डिपॉजिट नहीं मानेगी? अरे एफडी तो सबसे मेन चीज है ना, कि जब कंपनी अपना एफडी ऑफर लेके आती है मार्केट में, पब्लिक के लिए एलिजिबल कंपनी, वो नहीं ला सकती है जब तक कि सेक्शन 35 आई एम सॉरी, जब तक कि सेक्शन 73 का कंप्लायंस ना हो जाए। ये इस पॉइंट के पीछे बहुत कहानी है लंबी। पुराना कंपनीज एक्ट पता है क्या कहता था? कि कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, अपने डायरेक्टर से पैसा लेगी तो उसको तो डिपॉजिट ही नहीं मानेंगे। नया कंपनीज एक्ट जब आया तो बोला ये डायरेक्टर फायरेक्टर कुछ नहीं होता भैया, किसी से भी डिपॉजिट लो वो डिपॉजिट माना जाएगा, खत्म बात। लोगों को इससे काफी परेशानी हुई तो सरकार ने बाद में एग्जाम्पशन दे दिया, खासतौर से प्राइवेट कंपनी। मैंने कहा था ना 1-1 लाख पेडअप कैपिटल, 1-1 करोड़ डिपॉजिट पड़े थे, सब वापस करने पड़ गए, क्योंकि 100% से ज्यादा डिपॉजिट ले नहीं सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। तो हुआ ये कि फिर सरकार ने छूट दी, चलो ठीक है कि प्राइवेट कंपनी अगर डायरेक्टर से डिपॉजिट लेगी तो फिर उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। जैसे ये अमेंडमेंट आया तो धड़ाधड़ कई प्राइवेट कंपनियों ने 2-2, 4-4, 6-6 डायरेक्टर अपॉइंट कर डाले, ताकि उनसे पैसा लिया जा सके बेरोक टोक, क्योंकि डायरेक्टर से लिया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं। लोग बहुत शाणे हैं इसके बाद भी। डायरेक्टर से प्राइवेट कंपनी, नंबर 1 यू शुड बी, देखो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर से डिपॉजिट लेगी ना तो वो डिपॉजिट ही नहीं मानेंगे, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ऑल रूल्स। तो लोग बहुत शाणे हैं, डायरेक्टर ने जमाने से डिपॉजिट ले लिया और डायरेक्टर ने कंपनी को दे दिया। अरे वाह छतरे, बच गया तू तो, क्योंकि पैसा डायरेक्टर से आया है। तो साथ में कंपनीज एक्ट ये भी कहता है कि डायरेक्टर से एक डिक्लेरेशन साइन कराओ कि दिस इज माय ओन मनी एंड आई हैव नॉट बोरोड दिस मनी फ्रॉम अदर पीपल। ऐसी एक डिक्लेरेशन भी उसको देनी पड़ेगी कि ये मेरा खुद का पैसा है। बाद में सरकार ने एक छूट और दे दी कि डायरेक्टर के रिलेटिव से भी डिपॉजिट लिया है अगर, तो भी वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अभी थोड़ा रिलैक्स्ड है, 100% तो डिपॉजिट ले ही सकते हैं, उसके अलावा डायरेक्टर से लिया हुआ पैसा डिपॉजिट में नहीं आएगा, उसके अलावा डायरेक्टर के रिश्तेदारों से लिया हुआ पैसा भी डिपॉजिट में नहीं आएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, वो एक लिस्ट बनाओ जो मैं आपको सैटरडे को पढ़वाऊंगा। एक तो आप लिखो रिलेटिव की डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा आपको, लिस्ट बना लो बेटा। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 447। तीसरा मैं एक बार और आपको एनसीएलटी के बारे में शॉर्ट में बता दूंगा। चौथा मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, ये मुझे ध्यान दिलाना जब अपन अलग से वापस बैठेंगे एक दिन। सर बहुत खुशी की बात है कि डायरेक्टर और उनके रिश्तेदारों से मन माफिक पैसा ले लो और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना कोई डीआरएफ बनाना है, ना कोई आरओसी, ना फारोसी, ना कुछ नहीं।
मजे में चेक लो, पैसा यूज करना चालू कर दो। तो डायरेक्टर ऐसे लोगों को बनाओ जिनका भरा पूरा परिवार हो और परिवार के पास देने के लिए बहुत सारे पैसे हो। ले लो उनसे डिपॉजिट, ब्याज चुकाओ। सिक्योर्ड डिबेंचर, सर कॉर्पोरेट लॉ के बेसिक भी पढ़ा देना। बेटा कॉर्पोरेट लॉ के बेसिक ही तो हैं ये जो 5 चीजें मैंने लिखाई। कहाँ थे बेटा? सीए फाउंडेशन में जो आपने पढ़ा वही कॉर्पोरेट लॉ का बेसिक कहलाता है बेटा। अच्छा ये पंकज आ गया वापस। गुड मॉर्निंग बेटा। सिक्योर्ड डिबेंचर अगर आपने इशू करे हैं तो वो भी डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे। सर इसका मतलब अनसिक्योर्ड डिबेंचर डिपॉजिट माने जाएंगे क्या? पढ़ते हैं आगे। सिक्योर्ड डिबेंचर है लेकिन उसमें असेट पे कैसा चार्ज होना चाहिए? फर्स्ट चार्ज। ये कभी कुछ पढ़ा क्या आपने फाउंडेशन में? चार्ज वार्ज कुछ? सर चार्ज तो खाली मोबाइल करते हैं हम। अरे चार्ज मतलब मैं पढ़ाऊंगा चार्ज डिटेल में, बट मोटे तौर पे कोई चीज गिरवी रख के लोन लेते हो ना आप, तो आप बोलते हैं मकान गिरवी रख के लोन लिया, तो बोलते हैं मकान पे चार्ज क्रिएट करा, ऐसा वो। ठीक है। हाँ मॉर्गेज उसी का एक एग्जाम्पल है बेटा। तो अब सिक्योर्ड डिबेंचर अगर आपने इशू करें तो सर क्या रखा सिक्योरिटी में? आपने कभी पढ़ा फ्लोटिंग चार्ज ऑन होल अंडरटेकिंग? अकाउंट्स में कभी आया होगा। वैसा वाला चार्ज नहीं होना चाहिए, फर्स्ट चार्ज होना चाहिए। एक असेट पे ना कभी कभी 2 चार्ज भी क्रिएट हो सकते हैं। जैसे ये बिल्डिंग है, इसको गिरवी रख के हमने ए बैंक से लोन ले लिया। अब बिल्डिंग 20 करोड़ की, लोन 5 करोड़ का। फिर हम बैंक बी से भी इसी बिल्डिंग को गिरवी रख के लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको बैंक कैसे नंबर 1 पूछना पड़ेगा, और नंबर 2 सेकंड चार्ज क्रिएट होगा इस पे। कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? सेकंड चार्ज। मतलब बैंक ये प्रभावित नहीं होना चाहिए अब इससे। कल को अगर हम लोन चुकाने में डिफॉल्ट करें तो बैंक इस बिल्डिंग को बेच देगा, लिक्विडेटर आएगा वो बिल्डिंग को बेचेगा, जो पैसे वसूल होंगे उससे पहले बैंक ए वाला लोन पूरा चुकाएगा। फिर अगर कोई सरप्लस बचेगा तो बैंक बी को पैसा दिया जाएगा। तो बैंक ए के फेवर में जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? फर्स्ट चार्ज। और बी के फेवर में जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? सेकंड चार्ज। तो चार्ज कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट चार्ज। तब तो आप डिपॉजिट की डेफिनेशन से हो जाओगे एग्जाम्प्ट। हाँ बेटा वो पैरिपोजू पढ़ेंगे अभी हम, थोड़ा शांति रखो। कुछ रूल्स हैं इसको लेकर के, वो रूल्स हम नोट्स में से पढ़ेंगे। एम्प्लॉइज से लिया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं मानेंगे। हो सकता है आपने एम्प्लॉय से बोला हो कि यार तू सिक्योरिटी डिपॉजिट दे तेरी 6 महीने की सैलरी के बराबर, तो हम तेरे को नौकरी देंगे। कल को तू कुछ गड़बड़ करे तो हम तेरी डिपॉजिट में से पैसे काट लेंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, तो एम्प्लॉय से मिला हुआ डिपॉजिट डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सर अपन घोटाला करेंगे, पहले एम्प्लॉय के नाम से पूरे जमाने से पैसे इकट्ठा कर लेंगे, फिर एम्प्लॉय कंपनी को दे देगा। यार ऐसा कुछ करके पकड़ने जाओगे तो डिपॉजिट के वायोलेशन में आ जाओगे। और अभी अभी आपने सेक्शन 76A में क्या पढ़ लिया है? 7 साल तक की जेल हो सकती है उसके लिए। हाँ जेल 7 दिन की भी बुरी होती है, वहां 7 साल तक की लिखी है। चाहो तो संजय दत्त सलमान खान से बात कर लें, पता चल जाए। हेल्ड इन ट्रस्ट, एक प्यारे बच्चे ने एक प्यारा डाउट पूछा, सर एग्जाम में ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे? अगर वो पूछें कि डिपॉजिट की डेफिनेशन क्या है तो ऑब्वियसली ये सब लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई केस स्टडी आ जाए जो इनमें से किसी एक पॉइंट पर फोकस्ड हो तो आपको रेलिवेंट पॉइंट लिखना पड़ेगा। अनविक बेटा इसके लिए ना रोज एक क्वेश्चन का आंसर लिखा करो।
मैंने क्वेश्चन 25 का आंसर उधर टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया था। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर मेरे तो नोट्स पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आंसर क्या लिखूं, उनके लिए। अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट, इसका क्या मतलब है? देखो, अगर कोई चीज आपकी है ही नहीं तो फिर वो डिपॉजिट भी कैसे होगी? आपके घर इनकम टैक्स वाले आ गए, छापा पड़ गया, सर मैं इतना बड़ा आदमी हूं। हाँ तो फिर लटपूंजियों का थोड़ी छापा पड़ता, बड़े लोगों क्या पड़ता। आपके घर छापा पड़ी, 1 करोड़ रुपए कैश मिला, कैश। गए आप काम से, ब्लैक मनी बोल देंगे वो इसको, क्योंकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो कैश इन हैंड 70 रुपए। ये 1 करोड़ क्यों कर, तुम्हारे घर पे क्या कर रहे हैं? तो अब 1 करोड़ रुपए मिला तो आप, अगर आप ये बोल दें कि मेरा पैसा ही नहीं। ये हमारे पास वाले फ्लैट में जो हीरालाल भाई जवेरी साहब रहते हैं ना, वो आज सवेरे ही रख के गए, उनके घर में कोई है नहीं, और अचानक उनके ब्रदर को कोरोना हो गया है, तो वो जरा उनका हॉस्पिटल एडमिशन कराने गए। घर सूना था, सूने घर में अक्सर चोरी हो जाती है, वो झोला हमारे यहाँ रख गए थे, साबित हो जाए। सिर्फ फिर हीरालाल भाई जवेरी गए। हीरालाल भाई जवेरी तो अमीर आदमी, उनके तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है 1 करोड़ कैश, पड़ा भी है। ये मेरा पैसा ही नहीं है साहब, टैक्स क्या लगा रहे हो इस पे आप? दिस अमाउंट आई एम होल्डिंग इन ट्रस्ट। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करा और टेम्परेली पैसा मुझे दे दिया, ये तो आगे चला जाएगा। मोह माया, ये मेरा नहीं है, आपका ही नहीं है तो फिर डिपॉजिट कहाँ है? ऐसे ही कोई अमाउंट आपके पास ऐसा आया है जो अभी तक तो, और जो अभी तक आपने ट्रस्टी की हैसियत से होल्ड करा है किसी और के बिहाफ पे, तो आपका पैसा नहीं है, तो फिर डिपॉजिट ही नहीं है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आपको डिपॉजिट मिला है, सर ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? बीइंग एन एजेंट, एक एजेंट की हैसियत से मिला है आपको। कैसे मिला है पैसा? एक एजेंट की हैसियत से मिला है। एजेंट की हैसियत से नहीं, आई एम सॉरी, मतलब इसको गलत मतलब निकल जाएगा, आपके एजेंट ने आपको दिया, आई एम सॉरी। आप एक मैन्युफैक्चरर हो और आपने एक बंदे को पूरे एमपी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी, वो आपका सेलिंग एजेंट है। आपने बोला भाई पूरी एमपी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप बड़ी बात है, क्योंकि हमारा ब्रांड और सेल बहुत ज्यादा है, ब्रांड बड़ा है सेल ज्यादा है, तो तू एक काम कर, 3 करोड़ रुपए डिपॉजिट दे तो तेरे को डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी, बाकी सब शर्तें तो अपनी जगह है ही। ऐसे आपको परचेसिंग एजेंट से, सेलिंग एजेंट से रूटीन कोर्स में डिपॉजिट मिला है, वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। प्रमोटर्स ने कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन दिया है, या चलो इसको आप, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसको फिर कल बता दूंगा मैं आपको। कल फिर फाइनल कर दो एक टाइम। मैं एक काम करूंगा, मैं उधर टेलीग्राम पे एक पोल करवा दूंगा, ठीक है? उसमें जो वोट आएगा वो कर लेंगे। मैं भी आपके साथ हूं इस मांग में, ठीक है? चलिए, तो जब तक कुछ और सूचना ना मिले, 8 बजे क्लास है ऑनलाइन। हाँ, इधर मत आ जाना, डंडे पड़ेंगे पुलिस के नहीं तो। और अगर शाम में हुई तो शाम 5 बजे, दोनों टाइम बता देता हूं मैं। सुबह हुई तो 8, शाम को हुई तो 5। थैंक यू, बाय बाय।